हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे जो है ना, जेनेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे, बहुत सारे बातें बताए थे, उससे जुड़ा हुआ जो है ना पॉइंट चैप्टर का जो नाम था उसके अनुसार हम आपको बहुत सारे बातें बताए थे। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पिछले क्लास में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, किसके बारे में, वो ज़रा नोट कीजिए। ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या क्या पढ़ा दिए थे, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, संकरण किसे कहते हैं और है ना, संकर और संकरण किसे कहते हैं, ये बताया गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बाबू, वो क्या अध्ययन करने वाले हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये टॉपिक है, ज़रा ध्यान दीजिए, क्या है टॉपिक का नाम है बाबू, लाइफ स्टोरी ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवनी। किसका जीवनी बाबू? ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवनी। कोई दिक्कत? इनके जीवनी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और एक एक करके सीखते और समझते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या जो है ना, कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जान लीजिए बाबू कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है एक ईसाइयों के मठ के पादरी थे, यानी इनका जो है ना जन्म एक ईसाई धर्म के पादरी में हुआ था, या जो है ना कह सकते हैं कि समूह में हुआ था, या ईसाई धर्म के जो है ना मानने वाले लोगों में इनका जन्म हुआ था, ऐसा आप कह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मठ में रहा करते थे। कहाँ रहते थे बाबू? एक मठ में। और वो कहाँ पड़ता था? ऑस्ट्रिया देश में। कहाँ पड़ता था बाबू? ऑस्ट्रिया देश में। और उस ऑस्ट्रिया देश में इनका जो है जन्म किस स्थान पर? ब्रून नामक स्थान पर हुआ था बाबू। कब हुआ था, ज़रा नोट कीजिए। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनके जन्म जो हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था बाबू? 20 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो 6 जनवरी 1884 ईस्वी में। इसके बीच में इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान देंगे, जन्म का इनका कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, इसको हम लोग अगर बोलें तो डेट ऑफ बर्थ है ना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे अब? DOD, डेट ऑफ डेथ, यानी इनका जन्म इतना और मृत्यु उतना। कहीं कहीं आपको NCERT बुक में नहीं मिल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा है, आप ध्यान रखेंगे। NCERT बुक में बहुत सारे पॉइंट इसमें से है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा आपको दें। NCERT का हर पॉइंट रहेगा और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपको बहुत सारा रहेगा, तो इसलिए अकबकाना नहीं, पढ़ना है, बेहतर सीखना। देखिए, केवल पास कर देना बुद्धिमता नहीं है बाबू, और पास कर देना बहुत काबिलियत वाली बात नहीं है। नॉलेज रखना काबिलियत वाली बात है। तो पढ़िए, अच्छा नंबर भी लाइए और अच्छा नॉलेज भी रखिए, दोनों करिए। ये नहीं कि केवल पास अच्छा कर जाना और अच्छा नंबर ला देना बहुत बुद्धिमता नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो 110% गलत सोच रहे हैं। केवल आप सोचते हैं कि हम पास कर जाएंगे और बहुत विद्वान हो जाएंगे, तो ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं है। हाँ, बुद्धिमता इस बात में है कि आप अच्छा पढ़ें भी, अच्छा जन सीखें भी और अच्छा नंबर भी लाएं, ये बुद्धिमता है। तब आप भविष्य में बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो इतना हाई कंपटीशन है, आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे इस प्रकार से, तो प्रयास करें, पढ़िए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी तो भी बहुत बड़े जो है ना हुआ है बाबू। मस्ती मजाक आप करते ही रहिए, गाना संगीत गीत संगीत सुनते रहिएगा बाद में, या मस्ती मजाक गेम उम खेलते रहिएगा बाद में, ऐसा अभी क्या जरूरत है? अभी पढ़ने का समय है, भरपूर पढ़िए। तो चलिए लोग आगे देखते हैं। जिस प्रकार से मेंडल साहब मेहनत किए थे, उनके दैनिक जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए बाबू। तो प्रयास करें कि थोड़ा सा उनके जैसा तो नहीं बन पाएंगे, हमको पता है आजकल का जो है ना एजुकेशन का सिस्टम और बच्चों का रवैया, शिक्षकों का रवैया, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है। लेकिन प्रयास करना है कि उनके इतना नहीं, लेकिन उन तक कुछ प्रयास करें, उनके कुछ जो है ना दिए गए जो है ना या किए गए मेहनतों के जो है ना ध्यान में रखते हुए कुछ हम लोग अपने से भी खुद कोशिश करें तो कुछ बेहतर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे, हमारा समाज और आने वाला भविष्य या आने वाली पीढ़ी सुधर सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो मेंडल साहब ने क्या किया, जरा नोट कीजिए। मेंडल साहब का जन्म कहाँ हुआ? जो है ना ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक जगह पर ईसाई धर्म के एक मठ में उनका हुआ, जो है ना ईसाई धर्म के पादरी में इनका जन्म हुआ। पादरी मतलब माली का जन्म आप कह सकते हैं। उसके मठ में इनका जन्म हुआ और उसी मठ में रह करके जो है ना विशेष कार्य करते थे, है ना। और वो काफ़ी उनको प्राकृतिक से लगाव था बाबू। किनको? मेंडल साहब को प्राकृतिक से काफ़ी लगाव था। तो जहाँ पर ये रहते थे, जिस मठ में, वहाँ पर आसपास बगीचे वगैरह लगाए हुए थे, ठीक है। बगीचे में बहुत तरह के रंग बिरंग फूल और जो है ना फल वाले पौधे भी थे।
तो उसी जो है ना बीच में वो देख रेख करते थे, समय समय पर उसको जल देना, सिंचाई करना, उसको साफ़ सफाई करना, समझ रहे हैं। तो ये सब क्रिया उनको करने में बहुत अच्छा और मन लगता था। तो उसी बीच में जब उन्होंने जो है ना ये वर्क कर रहे थे, साफ़ सफाई कर रहे थे, उनके फूलों को, बागवानी कार्य को कर रहे थे, तो उसी बीच में उनको दिमाग में क्वेश्चन आया, बहुत तरह की बातें इनके दिमाग में आया और बहुत तरह के कुछ उलझन सी बातें रही। क्या कि ऐसा क्या कारण है कि जो ना कुछ जो है ना फूल जो ना उजले हैं तो सफ़ेद हैं, ऐसे करके बहुत सारे बातें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके दिमाग में अभी क्वेश्चन चल रहा था कि गोरे माता पिता के संतान काले क्यों हो जाते हैं, काले के गोरे क्यों हो जाते हैं, लंबे के बौने क्यों हो जाते हैं, बौने के लंबे क्यों होते हैं। ये आमतौर पर हम लोग को भी दिमाग में क्वेश्चन चलती रहती है बाबू, लेकिन हम लोग उतना होशियार नहीं हैं तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। वो ज़्यादा होशियार थे तो ध्यान दिए और अंतर रिजल्ट निकाल लिए। अब उन्हीं का होशियारपंती हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो ये हमारी न कामयाबी है बाबू। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें नया नया चीज़ पर शोध करनी चाहिए और कुछ रिसर्च करनी चाहिए और कुछ अपना देने की कोशिश करनी चाहिए आने वाली पीढ़ी को, ताकि आने वाली पीढ़ी और अच्छा दे तो हमारा एक बेहतर समाज हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले बच्चे बेहतर हो सकते हैं, एजुकेशन का लेवल अच्छा हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये बातें हो गई। तो मेंडल साहब के जन्म कब हुआ बता दिया गया, मृत्यु कब हुई वो बता दिया गया। लेकिन उसी बीच में इन्होंने देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे वो इस प्रकार से थे, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इनका था। इन्होंने किस पर, तो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए बगल में मटर का पौधा और उसका फूल दिख रहा है बाबू, ठीक है ना, मटर के दाने भी दिख रहे हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इनके जीवनी को लेकर के और आगे। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, इसी बीच में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि मेंडल साहब के जन्म कब हुआ तो बता दिया गया। इन्होंने जब इनके दिमाग में क्वेश्चन आया तो काफ़ी समय तक इन्होंने मेहनत किया और काफ़ी समय तक मेहनत किया। कब से कब तक इन्होंने मेहनत किया, देखिए एनसीईआरटी का पॉइंट है बाबू, ज़रा नोट कीजिएगा। इन्होंने कब से कब तक, तो 1856 से लेकर के बाबू कितना, तो 1863 ईस्वी तक, यानी लगातार 7 साल। कितने साल बाबू, लगातार 7 साल, यानी 7 वर्ष एक कठिन मेहनत किए, कठिन परिश्रम किए। कठिन परिश्रम करने का मतलब ये हुआ कि काफ़ी लंबे समय तक जो है ना एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि उस समय जिस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजियाँ नहीं थी, बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थे, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी लंबे समय का जो है ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, काफ़ी लंबे समय तक मेहनत करना पड़ा अपने एक्सपेरिमेंट को प्रमाणित करने के लिए या अपने क्वेश्चन को जो है ना आंसर ढूंढने में। बात समझ आ रही है। तो काफ़ी समय इनको लगा, और जब काफ़ी समय लगा तो उस कंडीशन में क्या हुई बाबू, जो है बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट कर चुके, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए और बहुत में असफल भी रहे, बहुत में सफल भी रहे। कुछ रूल इनके नियम लागू नहीं हुए, बहुत सारे नियम लागू हुए, कुछ अपवाद रहे, लेकिन अधिकांश 100% लागू हुआ। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे बाद में, लेकिन जो है ना पहले जीवनी को देख लेते हैं। तो फिर से जन्म कब लिए थे, तो 20 जुलाई 1822 ईस्वी में। उसके बाद जो है ना प्रोसेस होता रहा, इनका जीवन यापन चलता रहा, बहुत सारे कार्य जो कर रहे थे वो करते रहे। उसी बीच में लगभग कब से कब तक बाबू, तो जानकारी हम आपको दिए कब से कब तक, तो ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर कि 1856 से 1863 तक, मैंने लगभग कितने वर्ष, लगातार 7 वर्ष, यानी 7 साल, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये काफ़ी कठिन परिश्रम किए बाबू। एक किसका पॉइंट है बाबू, एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है। कोई दिक्कत, काफ़ी लगातार मेहनत की और मेहनत करने के बाद इन्होंने अपना जो है ना एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक जो है ना क्या कर लिया, जो है ना सफलतापूर्वक प्रमाणित कर लिया, ठीक है ना। अब चलते हैं, या अपने संशोधनों को इन्होंने ओके कर लिया, कोई दिक्कत, यानी अपने रिसर्च को फाइनल कर लिया इन्होंने। मैंने जो भी इनको जाना था, जो इनका दिमाग में क्वेश्चन था वो पूरी तरह से इनका आंसर मिल चुका। अब चलते, उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए एक उसी देश में एक जना बैठक हुई जिसका नाम था, देखिए शॉर्ट में हम लिख देते हैं, नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। बात में आ रही है, ध्यान देंगे बाबू। उसी की एक बैठक थी, जब इन्होंने अपना रिसर्च किया तो उस रिसर्च को कब, ध्यान देंगे, कब नहीं पहले जान लेंगे कहाँ, नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून की एक बैठक हुई बाबू। उस सोसाइटी की एक बैठक हुई, उस बैठक, और कब बैठक हुई तो ध्यान देंगे, पहला बैठक इसका जो हुआ 1865 में हुआ बाबू। कब हुआ, 1865 में इसकी बैठक हुई। इस बैठक में इन्होंने क्या किया, अपने जना रिसर्च को या अनुसंसाधनों को रखा,
लेकिन इनके अनुसंधानों पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जितने भी जन साइंटिस्ट थे अधिकांश सब डार्विन के जो मत दिए गए थे जो ना उस पर सभी लोग बिजी थे, या डार्विन का जो सिद्धांत था उसमें जरा काफ़ी ज़्यादा जो है सभी लोग को ध्यान रहा और इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि डार्विन एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है, समझ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन का जो है उन्होंने सिद्धांत दिया, जिसकी वजह से जो है ना उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था जो है ना लोगों के बीच में, या विभिन्न देशों के बीच में, या विभिन्न देशों के साइंटिस्टों के बीच में, जिसकी वजह से उसी समय वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो भी कुछ जो है ना प्रमाणित करके लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए उस समय इनके नियमों पर कोई ध्यान विशेष नहीं दिया, जिसकी वजह से ये जो है ना इनका कुछ विशेष उसके बारे में जो है ना सफलताएँ हासिल नहीं हुई। ठीक है, फिर उसके 1 साल बाद यानी जब उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, और अनुसंधानों को रखा, उसके फिर 1 साल बाद उन्होंने, ध्यान देंगे कितने साल बाबू, फिर उसके 1 साल बाद कितने ईस्वी में दिख रहा है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम बोल भी रहे हैं 1866 ईस्वी में उसी जाना इसी सोसाइटी का एक पत्रिका आती है बाबू, इसी सोसाइटी का होता है पत्रिका। इस पत्रिका में उन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया, लेकिन उससे भी उनको विशेष कोई विशेष खास उसको फायदा नहीं हुआ या कुछ जन सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद अंततः उनके जो है कितना ईस्वी में जरा नोट करेंगे बाबू, अंततः उनकी जो है ना कितना ईस्वी में, विशेष ध्यान जो है ना कोई नहीं दिया, तो अंततः इनको जो है कितना ईस्वी में, तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ, फिर हम बताते हैं इसको हम जिक्र करेंगे कितना ईस्वी में, तो जरा नोट करेंगे 6 जनवरी बाबू 1884 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई। क्या हो गया बाबू, डेथ हो गई, बात खत्म, यानी इनकी डेथ हो गई। किनकी, मेंडल साहब को। तो इनके पूरी जीवनी इतना था, लेकिन फिर जो है ना कुछ साल बाद इनके साथ कुछ और बात जुड़ गई, है ना। अब क्या जुड़ी इसके बारे में थोड़ा सा अगला हम स्लाइड को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इनका कुछ बात कब आया सामने, देखिए फिर जो है ना इनके नामों को पुनः जो है ना ये हुआ, पुनः जो है ना पुनर्वृत्ति हुआ, मतलब पुनः इनका जो है नाम आने आगे शुरू हो गया बीच बीच में। अब क्यों आने शुरू हो गया तो ज़रा नोट करेंगे। जिस रिसर्च को मेंडल साहब ने कितना ईस्वी जो है ना पहले किया था, देखिए ध्यान दें कितना ईस्वी में, इतना ईस्वी में जो रिसर्च मेंडल साहब ने जो पहले किया था, काफ़ी मेहनत किया था इतना साल तक, और उसको प्रमाणित करके उन्होंने जो है ना क्या किया था, जो है ना बैठक में जो है ना नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी और ब्रून की बैठक में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसकी पत्रिका में जब प्रिंट उन्होंने किया, ठीक है ना, तो वही पत्रिका में या वही साल से जुड़ा हुआ जो है ना दस्तावेज जो है ना रखा हुआ था। तो रखा हुआ होने के बाद पुनः ये प्रचलन में आया, कब, 1900 ईस्वी में। क्यों आया, क्योंकि उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो है ना मेंडल साहब जो है ना बहुत पहले रिसर्च किए थे, उसी रिसर्च को 3 वैज्ञानिकों ने, कितने वैज्ञानिकों ने बाबू, उसी जो है ना 3 वैज्ञानिक ने, 3 साइंटिस्टों ने, दिख रहा है 3 साइंटिस्ट कौन कौन, तो जरा ध्यान से देखेंगे। पहला क्या, हुगो डिब्रीज, ये कहाँ के रहने वाले थे, होलैंड के। दूसरा वैज्ञानिक कौन हुए बाबू, जरा नोट कीजिए, कार्ल कोरेंस, ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। और तीसरा जो है ना कौन वैज्ञानिक हुए बाबू, इरिन, देखिए कहेंगे इरिन तो कहेंगे इरिन वान शेरमार्क, ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया, उन्हीं के देश के रहने वाले थे। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, मिल करके, जरा नोट कीजिए, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिल करके क्या किया, जो है ना पुनः रिसर्च किया, जो मेंडल साहब पहले किए थे। कब कर चुके थे, जरा नोट कीजिए, वो लगभग 1856 से 1863 ईस्वी के बीच वो रिसर्च कर चुके थे बाबू। लेकिन उसको जो है ना उन्होंने क्या किया, किसकी बैठक में, तो 1865 में, जरा नोट कीजिए 1800 कितना ईस्वी में बाबू, तो अरे बैठ बुढ़वा 65 तो 56 लिखते रहे हैं, 1865 ईस्वी में। और उसके फिर 1 साल बाद कितना, 1866 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया उस संसाधनों को या रिसर्च को, है ना। लेकिन उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके रिसर्च किए हुए के कितने साल बाद, ध्यान देंगे, इनके रिसर्च किए जाने के करीब लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो पूरे 34 वर्ष बाद, कितने बाबू वर्ष बाद, पूरे 34 वर्ष बाद। या फिर इनकी मृत्यु कब हो गई थी, इनकी मृत्यु कब हो गई थी बाबू, 1884 ईस्वी में। या अगर दूसरा पॉइंट लेके चलना चाहें, कहीं कहीं ये लिखा हुआ रहता है तो कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा कि उनके मरने के, ध्यान देंगे, उनके मरने के या उनके मृत्यु के
ध्यान देंगे, उनके मृत्यु के कितने साल बाद बाबू, तो 16 वर्ष बाद, यानी 16 साल बाद। कितना ईस्वी में? 1900 ईस्वी में। देखिए 84, 16, 90, 66, 34, 90, समझ रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो है ना उनको मरने के कितने साल बाद बाबू? 16 साल बाद। नहीं तो फिर उनके रिसर्च प्रमाणित करने के या जो है ना प्रस्तावित करने के 34 साल बाद जो है ना कितना ईस्वी में? 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने मिल करके, पहला वैज्ञानिक, ये हो गया दूसरा वैज्ञानिक और ये होगा तीसरा वैज्ञानिक, उन्होंने देखा कि जो है ना इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिल करके जो है ना रिसर्च किया, तो देखा कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च ऑलरेडी जो है ना कितना ईस्वी में? इतने ईस्वी में मेंडल साहब कर चुके हैं। और जिस प्रकार से हम लोग का रिजल्ट आया है उसी प्रकार से जो पत्रिका में प्रिंट किया गया था, इस समय किया ना गया था, इस समय में प्रिंट किया गया था, तो जो पत्रिका उन्होंने जब रिसर्च किया, जो पाया, देखा कि सेम टू सेम पत्रिका में प्रिंट किया हुआ ऑलरेडी, या उसकी बैठक में तो विशेष नहीं, लेकिन जो पत्रिका में प्रमाणित था उससे पता चला, तो देखा गया कि ये तो ऑलरेडी पहले ही किया हुआ है एक्सपेरिमेंट। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? ध्यान देंगे, इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? ईमानदारी पूर्वक अपने नाम को न देते हुए मेंडल के जो है ना नियमों, मेंडल के नाम पर इस नियमों को मान्यता दिला दिया। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को क्या कहा गया बाबू? फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया। क्या कहा गया बाबू? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बात समझ आ रही है? पहले हम इस पॉइंट को अध्ययन किए थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहा गया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा गया। या बात समझ आ रही है? किनको कहा गया? तो मेंडल साहब को कहा गया। क्लियर हो गया? फादर ऑफ जेनेटिक क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इससे जुड़े हुआ जानकारियाँ इन्होंने दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जाना गया। और आज इनको पूरी दुनिया लोग जानती है बाबू। तो इसलिए मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए। लोग आए जाए नहीं माने, देखिए तो कितना मेहनत की, इनके दैनिक जीवन सीखिए तो कितना बेचारे मेहनत किए, मेहनत कर लिए, अंततः मर गए, डेथ हो गया। 34 साल बाद मरने के 16 साल बाद इनके नियमों को इनको सफलता मिला। सोचिए, सफलता ऐसा कोई चीज़ नहीं कि आप मेहनत कर रहे मिल जाए, समझ रहे हैं? तो इसलिए सफलता जो है ना ऐसा नहीं एक बाद में मिल सकती है, मेहनत पर आप ध्यान दीजिए, आज न कल मिलेगा है, समझ रहे हैं? जो तपेगा वो निखरेगा ही, बिखरेगा नहीं। शुरुआती में लगता है कि हम बिखर रहे हैं, लेकिन निखार बहुत बाद में आती है बाबू। इसलिए ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब बात आ जाती है, जब मेंडल साहब सक्सेस हो गए तो फिर उनको कंक्लूजन निकाला गया और रीजन निकाला गया कि आखिर मेंडल साहब सक्सेस क्यों हुए, उसके पीछे के क्या क्या रीजन रहा है, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं और एक एक करके समझते हैं। आखिर मेंडल साहब क्यों सक्सेस रहे, उसके पीछे क्या रीजन है ना? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो ज़रा नोट कीजिए, ज़रा नोट कीजिए बाबू। यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेंडल साहब जो है ना क्यों सक्सेस हुए या उनका कारण क्या है सक्सेस होने का। लिखा हुआ भी है रीजन्स ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल के सफलता के कारण। आखिर क्या कारण है कि मेंडल साहब सफल हो गए? तो ओवरऑल जाना क्यों तो डेथ कर गए थे वो तो बता नहीं, बाद में लोगों ने जाना ऐसा निकाला, कंक्लूजन निकाला जाना कि आखिर मेंडल साहब इतना सफल क्यों हो गए भाई, रीजन क्या रहा। तो लोगों ने जना काफ़ी जना मशक्क़त करने के बाद पाया कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना और दूसरा उनका कार्य प्रणाली भी बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए वो सफल हो गए। तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट यानी क्या? मटर के पौधों का चयन, ये आगे हिंदी लिखेंगे हम, जगह कम है नहीं बटेगा। और दूसरा क्या? कार्य प्रणाली बाबू। इन दोनों के बारे में एक करके देखते हैं। तो इनका जना मटर के पौधे को चयन करना ही इनका बहुत बेहतर डिसीजन रहा है। ऐसे कुछ सलाह लोग दिया था दूसरे पौधे को चयन करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब आप दिनेश सुनेश की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उतना डीप नहीं है जरूरत। औरंगाबाद के बच्चे उतना खास जो है ना विशेष ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पर, तो बस उतना ही काफ़ी है जितना। हाँ, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ देते रहते हैं जो आपको NCERT से प्लस है ना? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम जानकारी दे रहे हैं। ऐसे हम टोटल जितना जहाँ कंटेंट है बाबू ज़बरदस्त है बाबू, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। NCERT जो अगर आप कहीं पढ़ते होंगे, ध्यान देंगे, एक बताओ हम आपको थोड़ा सा बता दें। अगर आप कहीं पढ़ते होंगे ज़रा नोट कीजिए, जो हम कह रहे हैं अगर पढ़ने पर आप ध्यान देते हैं और जोर देते हैं, तो कहीं आप पढ़ते होंगे संस्था में, तो जहाँ पर पढ़ाई हुआ होगा उसका लिखवाया हुआ कंटेंट जो आप पढ़े होंगे, टॉपिक पॉइंट्स, कितना पॉइंट्स पढ़ाया गया जो है ना वो सब, और हमारे पैकेज हो, इस पॉइंट्स को मिला करके आप चेक कीजिएगा, तब आपको आसमान ज़मीन का अंतर आएगा। तो एक बार ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि दुनिया बहुत कुछ कहती है बाबू, भीड़ का हिस्सा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है।
आप उस भीड़ में जाकर कितना चीज़ें को सीख रहे हैं और कितना अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये मायने रखता है बाबू। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि एक बार ज़रूर मिलाएं हमारे नोट्स को, जो पैकेज हम बच्चों को दिए हैं उसको, और कहाँ आप जो पढ़े हैं कहीं अंदर संस्था में बायोलॉजी, वहाँ का पैकेज एक बार ज़रूर मिलाएं। उसके बाद तब बताएं कि, और तब देखें कि क्या क्या है। आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो, क्योंकि हम ओवरऑल सबसे आइडिया लेते रहते हैं, कौन बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसका तब हम आपको बता रहे हैं, तब आपको आसमान ज़मीन का अंतर आएगा बाबू। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप मिला लेंगे, समझदार हैं, नहीं भी मिलाएंगे कोई बात नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं बेहतर पढ़ने की कोशिश कीजिए और सीखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल के सफलता के कारण को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेंडल के सफलता के कारण के पीछे 2-3 कारण है बाबू, जरा नोट कीजिए। पहला को हम लोग देखते हैं, कोई पूछा कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे को क्यों चयन किया। तो देखिए इसमें ऐसे तो बुक के अनुसार एक एक कारण देखने को मिलता है, लेकिन हम आपको 2-3 गो इसके जो है ना कुछ पहलू बताते हैं। देखिए मेंडल साहब ने पहला कारण ये रहा बाबू कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे को चुनने का पहला डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि छोटा साइज में होता है। दूसरा क्या है बाबू, इसका जीवन काल कम होता है, उन्हें बहुत जल्दी विकसित कराया जा सकता है। क्यों? जैसे मान लें कि आप आम के पेड़ को लेंगे तो 1 साल या 2 साल आपको फलने में समय ले जाएगा। मान लें कि जन एक्सपेरिमेंट कर फेल कर गए तो 1 साल इंतजार करना पड़ जाएगा आपको। लेकिन मटर के पौधे का जीवन काल कम है, साल में 2 बार 3 बार उग जाता है। तो साल में आम के पौधा पर 1 बार जाना एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, इसमें 3 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलने का चांस है ना। अब चलते हैं, ये है तीसरा क्या है, सब जगह अवेलेबल है बाबू, ईजी अवेलेबल है, हर जगह आपको मिल जाएगा। और चौथा रीजन क्या रहा है, सबसे मेन यही रीजन है बाबू, मेन यही है, जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें 7 विपरीत लक्षण थे, मेन यही है इसीलिए लिया गया। कितने बाबू? 7। चौथा क्या है कि इसमें 7 विपरीत लक्षण होते हैं। सात क्या होते हैं बाबू? विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। और यही मेन रीजन रहा है कि मेंडल साहब ने क्या जो है, मेंडल साहब जो है ना अपने नियम में सफल रहे या अपने एक्सपेरिमेंट में सफल रहे। तो ये तो ऐसे जो है ना 3 है, आपको हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए हैं, लेकिन मेन आपको सिलेबस के अनुसार ही चलती है, ठीक है। ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो है ना, लेकिन मुख्य रूप से 7 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चयन किया। क्लियर हो गया? अब देखते हो 7 लक्षण विपरीत कौन कौन है, ठीक है। उसमें 2 देखिए लक्षण जो 7 विपरीत है, इसमें 2 तरह के लक्षण बताए गए हैं बाबू। एक प्रभावी डोमिनेंस, प्रभावी, और दूसरा क्या है बाबू? एक प्रभावी और दूसरा क्या है बाबू? अप्रभावी। कोई दिक्कत? ये 2 तरह के उसमें लक्षण हैं, एक प्रभावी है और दूसरा क्या है? अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी क्या है आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसको इंग्लिश में डोमिनेंट ट्रेट्स बोलते हैं और इसको जो है ना रिसेसिव कहते हैं बाबू। कोई दिक्कत? और इसको 7 ट्रेट्स बोलते हैं, जो ना 7 डिफरेंट ट्रेट्स या लक्षण। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि 7 विपरीत लक्षण प्रभावी और अप्रभावी कौन कौन हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग कैप्चर करते हैं, जरा नोट कीजिए यहाँ पर। इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि आखिर 7 विपरीत लक्षण प्रभावी और अप्रभावी के रूप में कौन कौन है और वो कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर जरा नोट कीजिए, देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी दिखाया गया है बाबू। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। इसको एक बार पहले बड़ा करके बता देते हैं, तब उसको फिर हम बड़ा करके बताएंगे, ठीक है। ज़रा नोट कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। देखिए दिख रहा है, थोड़ा बड़ा इसलिए कर दी ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ज़रा नोट कीजिए, क्या सीड का शेप, बीज का बनावट कैसा है। तो देखिए एक राउंड है, गोल है बाबू, कैसा है? गोल। और दूसरा का क्या है? रिंकलेड है, ठीक है। सीड का यानी बीज का क्या है? रंग, एक देखिए पीला कलर है और दूसरा क्या है? हरा कलर है बाबू। तीसरा क्या? फूल का रंग बैगनी है, सफ़ेद है। हम आपको बोलते हैं प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे, तो प्रोजेक्टर पर भी चलेगा, दिखाए भी हैं, और स्मार्ट बोर्ड पर भी चल रहा है। जो बच्चे यहाँ से, जिन बच्चों के पास सुविधाएं ऑनलाइन, यहाँ से देख लीजिए। जिन बच्चों के पास सुविधाएं नहीं है, ऑफलाइन क्लास में दिखा देंगे। चलिए, और एक बात और का ध्यान रखेंगे, जो प्रोजेक्टर पर हम वीडियो चलाते हैं वो 3D एनिमेशन वीडियो बाबू, खरीदा हुआ वीडियो है, उस बात को ध्यान रखें। वो हाईटेक वीडियो है, वो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वो तो यूट्यूबों पर देख लेंगे, ऐसा अगर आप सोचते तो 110% गलत सोचते हैं, क्योंकि एकदम सेम टू सेम वो वीडियो नहीं मिलने वाली बाबू। हमारे जाना उसमें कंटेंट बहुत लेवल का है और स्पेशल खरीदा हुआ, तो उसका क्वालिटी बहुत हाई फाई है, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? पोट का जो है ना, पोट का बनावट। देखिए ये क्या है?
फूला हुआ है और दूसरा क्या संकीर्ण है। देखिए सख्त सख्त ऐसे दिख रहा है ना, वही देखिए एकदम प्लेन है इसे। तो यही कह रहा है कि ये टाइट है जो है ना, ये क्या है, टाइट है और ये फूला हुआ है। आगे चलते हैं। पोर्ट का कलर देखिए कैसा है, देखो हरा है और दूसरा क्या पीला है। फूल का जो है ना बनावट देखिए, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है, एक ऊपर आसपास है और एक ऊपर है, तो शीर्षक अक्षीय आसपास। और देखिए उसका स्टेम हाइट क्या है, एक लंबा होता है दूसरा बौना होता है। कोई दिक्कत, एक क्लियर हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर, चलिए अब जरा हम लोग नज़र डालते हैं इधर। देखिए सबमिट गया। अच्छा कोई बात नहीं है, देखिए ये ऐसा है। देखिए उसी को थोड़ा यहाँ पर भी दिखाया गया, देखिए क्या दिखाया गया, एकदम सेम टू सेम है, कोई अलग से बदलाव नहीं है बाबू। ज़रा नोट कीजिए, ये भी लगभग सेम ही है, ज़्यादा अंतर इधर उधर नहीं है। इसको भी आप नज़र डालिए, इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या है, कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर भी देखिए लिखा हुआ था, ये डोमिनेंस है और ये क्या है, रिसेसिव। मतलब ये जितने भी लक्षण दिख रहे हैं दिखने वाले लक्षण है, दोनों एक जगह रहेगा तो दिखेगा, और ये दोनों एक जगह रहेगा तो ये छिप जाएगा और ये दिखेगा। तो प्रभावी अप्रभावी दोनों क्लियर हो गया, सात विपरीत लक्षण भी हो गए। वही सेम बात इसमें भी दिखाया गया बाबू, देखिए डोमिनेंट दिखाया गया, रिसेसिव क्या है, पर्पल, और ये क्या है, मतलब बैगनी है, ऐसे पर्पल लिखा है बैगनी मान के चलिए, वैलिड। और ये सफ़ेद है, राउंड है, व्रिंकलेड है ना, येलो है, ग्रीन है, सीड है ना, सब यहाँ पर दिया हुआ है बाबू। पोर्ट का कलर कैसा है, हरा है, पीला है। देखिए पोर्ट का शेप कैसा, फूला हुआ, देखिए है ना, दाना देखिए जो रहता है ना, क्या देखिए फूला हुआ जहाँ संकीर्ण जो रहता है ना, क्या रहता है, दिखेगा आपको, टाइट टाइट रहता है, दाना भी उसको पता चल जाएगा। एक लंबा दूसरा बौना है। देखिए फ्लावर को देखिए, ये क्या है, अक्षीय और शीर्षक सब एक जगह है। देखिए तीनों फूल इसमें क्या है, एक जगह है, इसमें देखिए ऊपर नीचे है। क्लियर हो रहा है, तो ये चीज़ें हो गया। अब इसी को थोड़ा सा हम चाहें तो आगे भी करके देख सकते हैं। ये इसी चीज़ को पूरा ये बड़ा करके दिखाया गया है, सेम चीज़ें हैं बाबू, कोई अलग से कुछ विशेष है नहीं, सेम चीज़ें दिख रहा है। क्लियर हो गया, तो सेम चीज़ें हैं, उसी को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के दिखाया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर उनके वर्किंग मेथड को हम लोग देखते हैं, कार्य प्रणाली को हम लोग देखते हैं बाबू, उनका कार्य प्रणाली किस प्रकार रहा है, या कार्य प्रणाली कैसे उन्होंने अपनाया था, उनका क्या क्या प्रोसेस रहा था, वर्किंग मेथड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मेंडल साहब ने क्या किया, दो मटरों को पौधे को लिया। कितने मटर के पौधे को लिया बाबू, दो, एक ए और दूसरा बी। देखिए ध्यान देंगे, उन्होंने क्या किया, एक ए लिया और दूसरा क्या लिया, बी को लिया, ए और बी। देखिए इसमें भी मेल, इसमें भी मेल, उसमें भी फीमेल, इसमें भी फीमेल। तो देखिए इसमें से मेल वाला से परागकण को लेकर के फीमेल जो है ना, क्या किया, फीमेल वाला पर वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया, और उसके बाद उन्होंने बैगिंग कर दिया उसको, ठीक है ना, ताकि बाहर से क्या हो, उसको जो है ना कोई परागकण प्रभावित न कर सके, ठीक है, और उससे जो रिजल्ट हो वो बेहतर हो, ठीक है ना, इससे जो प्राप्त हो क्या हो, रिजल्ट बेहतर हो। इसको हम लोग फिगर हम ऐसे समझा करके उधर बताएंगे, इसलिए इसको ऐसे हम बताए हैं, ज़्यादा इसमें नहीं ये है किए हैं। देखिए आमतौर पर समझिए, क्या हम मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, तो यही मेल फीमेल को हम यहाँ पर अब दिखा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। क्या, एक फूल है बाबू, उसी को हम यहाँ दिखा रहे थे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखे, क्योंकि हमको फिगर बनाने में समय लग जाता। तो देखिए एक फ्लावर है, मटर का फ्लावर है, तो मटर के फूल को अगर आप देखेंगे तो उसमें दो भाग देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेंगे मेल और दूसरा का देखने को मिलेंगे फीमेल। आप सिंबल को देख सकते हैं, सिंबल से आप पकड़ सकते हैं, अगर गोल लिख करके एरो खींचा हुआ तो मेल भाग, और गोल लिख करके प्लस दिया हुआ तो फीमेल भाग। ये जो है ना मानव भी यूज किया जाता है सिंबल, और पौधों में भी यूज किया जाता है, या जानवरों में भी। तो देखिए क्या दर्शा रहा है बाबू, फीमेल दर्शा रहा है, और ये क्या दर्शा रहा है बाबू, मेल दर्शा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ज़रा नोट कीजिए कि एक मेल और दूसरा क्या है, फीमेल। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल साहब ने क्या किया कि दो फूल लिए इन्होंने, देखिए दो को फूल लिया,
देखिए आप हम लिए थे ना दो ए और बी, जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने ए लिया और दूसरा उन्होंने क्या लिया, बी लिया। देखिए इसमें उन्होंने क्या किया, देखिए कुछ दिख रहा है, इसमें उन्होंने मेल को छोड़ दिया, इसमें से मेल को उन्होंने हटा दिया, है ना। जरा ध्यान से देखेंगे, मेल को क्या कर दिया बाबू इन्होंने, इसमें से उन्होंने हटा दिया, इसमें छोड़ दिया। अब ऐसा क्यों किया इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसके जो है ना, देखिए मेल से मेनल साहब ने क्या किया, ब्रश की सहायता से या किसी अन्य माध्यम से उन्होंने क्या किया, मेल के जो परागकोश होते हैं उससे परागकण को लेकर के दूसर के फूल के फीमेल तक पहुंचा दिया। दिख रहा है यहाँ से ऐसे यहाँ क्या किया, पहुंचा दिया, ठीक है ना। पॉलिन ट्रांसफर, पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब ब्रश यहाँ पर लिया गया, जैसे इस पर रखेंगे पॉलिन ग्रेन पर जनाब एंथर पर परागकोश पर जैसे क्या रखेंगे ब्रश को, तो उसमें क्या होंगे, पॉलिन ग्रेन चिपक जाएंगे और उसके बाद आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ ले आकर झाड़ सकते हैं। तो इसको जब ऐसा उन्होंने कराया तो कराने के बाद इसको क्या कर दिया उन्होंने, बैग ऐसे जो है ना प्लास्टिक से उन्होंने ढक दिया, है ना। देखिए यहाँ पर काटते हुए दिखाया गया है ना, इसको काट करके इसको यहाँ पर लाया गया, इधर से काट करके दिखा, देखिए यहाँ पर काटते हुए हटा रहा, मेल भाग को काट के हटा दिया, दिखा रहा है कि एंथर रिमूव, एंथर को यानी मेल भाग को इसमें से हटा करके यहाँ पर पेश किया गया और इन दोनों को क्रॉस करा दिया गया। और क्रॉस जैसे मैंने इस परागकोश को यहाँ डाला गया, डालने के बाद इसको क्या किया गया बाबू, जरा नोट कीजिए, जरा ध्यान से देखिए। काटने के बाद क्या किया गया, इसको ढक दिया गया। किससे ढका गया बाबू, जरा देखिए, देखिए इसको बैग की सहायता से इसको ढक दिया गया। किस लिए ढका गया, बांध दिया, पैक कर दिया गया, ताकि बाहर से कोई दूसरा परागकण आकर इसको प्रभावित न कर दे, ठीक है। और ऐसा करने से वो अपने कार्य में सफल रहे, आराम से प्रोसेस हुआ, कोई बाधा नहीं पहुंचा, सक्सेस हो गए या बेहतर रिजल्ट लास्ट में प्राप्त हुआ। प्रोसेस कराने का अंततः रिजल्ट बेहतर हुई, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये जानकारी आपको दी गई, इसी को कार्य प्रणाली बताया गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या किया बाबू, ध्यान से देखेंगे आगे, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज होंगे जहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर है ना, ये हम लोग अध्ययन करेंगे क्या, कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ सम टेक्निकल टर्म यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में लगभग 4-5 गो आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में लगभग देखिए 2-4 गो, इतना तो काफ़ी है, 3-4 गो आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम 15 को टोटल बताएंगे, समझा रहा बात। देखिए टेक्निकल टर्म्स हम कितने अध्ययन करेंगे, तो ज़रा नोट करेंगे, 15 को अध्ययन करेंगे बाबू। एनसीईआरटी बुक में आपको 15 को नहीं मिलेगा, कम मिलता है, तो इसलिए आप इसको बेहतर से पढ़ें और ऐसा नहीं करें कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे तो अरे 5 गो एनसीईआरटी में 6 को पढ़ना, देखिए 4 और 3 7 गो या 5 गो 7 गो पढ़ना एनसीईआरटी में, और हम 15 को पढ़ा रहे थे, एनसीईआरटी ऐसे ना खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी से हम ज़्यादा ही आपको हमेशा पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का हर पॉइंट मिलेगा, तो आगे बकाना नहीं, चुपचाप बिंदास पढ़ना है, मन से बेहतर करने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर इसको ऊपर कर दिए हम, है ना, देखिए तो ये इतना ही दिया हुआ है, हम आपको और बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, चलिए अच्छा घेरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए तो देखिए ये जानकारी आपको हम दे रहे थे, है ना, जरा ध्यान से देखिए, है ना। तो ये क्या था, तो क्या हो गया, एलील क्या है अध्ययन करेंगे हम लोग, फिर क्या जीन क्या है, तो डीएनए खंड को जीन कहते हैं। जो देखिए जो साथ में रहेगा, 2 एलील है साथ में है, तो एक का प्रभाव दिख रहा है और दूसरा का आकार नहीं दिख रहा है, तो जिसका दिख रहा है उसको प्रभावी और जिसका जाना जिसका दिख रहा है उसको प्रभावी और जिसका नहीं दिख रहा अप्रभावी। तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों क्लियर हो गया। डीएनए खंड को जीन। अब जरा देखिए लंबा को आपको दर्शाना है, क्या चाहते हैं बाबू, लंबा को दर्शा टॉल दिखाना है, तो टॉल दिखाना तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टी और टी लिख देते हैं। बौना को दिखाना है तो हम लोग स्मॉल टी लिख देते हैं, या फिर हमको दिखाना था जो है ना गोल, तो हम लोग आर लिख देते हैं। तो ये सब जो सिंबल हम दे रहे हैं यही क्या है, एलील है। क्लियर हो गया, एलील ऐसा जल्दी बोल रहे हैं, फिर इसको हम समझाएंगे। तो एलील क्लियर, जीन क्लियर, प्रभावित। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए आगे भी हम बताएंगे, ये लंबा और ये भी क्या दिखा रहा है बाबू, लंबा। लेकिन मेंडल साहब का नियम है कि जब क्या रहेगा, प्रभावी के पास अप्रभावी रहेगा तो इसका गुण नहीं दिखेगा और इसका गुण दिखेगा। तो देखिए तो दोनों है साथ में, लेकिन दिख रहा है कैसा, लंबा। देखिए इसका गुण न दिख रहा है, देखिए लंबाई है और बौनाई न है,
लेकिन देखिए तो इसका गुण यहाँ पर दोनों जब एक साथ आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसका गुण क्या हो गया, छिप गया, इसका गुण दिख रहा है। तो जिसका गुण दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंस, प्रभावी। और जिसका गुण नहीं दिख रहा, अप्रभावी। जिसको बाहरी से हम देख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिक। वैसा लक्षण जो बाहरी से देख सकते हैं, जैसे लंबा, बौना, जो ना, या अन्य प्रकार के और जो कलर हैं, पीला, जो ना, हरा, झुड़ीदार, गोल, ये सब जो देख सकते हैं बाहर से, जिसको देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइपिक। और जो बाहर से नहीं दिख सकते उसको क्या, फिनोटाइपिक। क्लियर। इसको हम और आगे पूरा डिफिनेशन के साथ बताएंगे, अकबकाना नहीं है, ऐसा हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखिए जब दोनों एलिल समान रहेंगे, एलिल जब दोनों क्या रहेंगे बाबू, समान, जैसे कैपिटल टी और टी, फिर क्या, स्मॉल टी और टी, फिर क्या, कैपिटल आर आर। देखिए तो दोनों सब एक समान है, एलिल दोनों एक जैसा है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोटाइपिक। और जब दोनों एलिल क्या हो, एक दूसरे से भिन्न हो, अंतर हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए तो सब क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे बहुत सारे होते हैं और भी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जना हेट्रोगैमिटो, होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस कहते हैं, कोई दिक्कत। इसको हिंदी में समिग्मजी और विषमिग्मकी, इग्मी कहीं कहीं समिग्मी, कहीं कहीं विषमिग्मी, तो नाम थोड़ा सा हिंदी में डिफरेंस होगा, लेकिन इंग्लिश सब जगह एक मिलता है। और जब क्या किया जाता है बाबू, जब जनक पीढ़ी को क्रॉस कराया जाता है आपस में, तो उससे प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी, और जब F1 पीढ़ी को आपस में सेल्फिंग क्रॉस कराई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी। और एक नया गुण आ जाए तो उसको यूनिट कैरेक्टर बोलते हैं। जब दो विपरीत गुणों को मिला, उससे एक नया गुण मिले तो उसको यूनिट कैरेक्टर। अब चलिए, और जब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यही बात हम समझाना चाहते हैं। देखिए इमेस्कुलेशन किसको कहते हैं बाबू, तो यहाँ पर जरा नोट कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या है, फूल को परिपक्व होने से पहले ही क्या कर दिया गया, मैंने फूल को जरा नोट कीजिए यहाँ पर, इस फूल को तैयार होने से पहले ही बाबू ध्यान देंगे, इस फूल को तैयार होने से पहले क्या किया गया, इसके मेल भाग को यानी पराग कोष को काट के क्या कर दिया गया, वो हटा दिया गया। तो इस स्थिति को ही, मतलब फूल को पूरी परागकोष को तैयार होने से पहले ही परागकोष को काट के क्या कर देना, हटा देना ही क्या कहलाता है बाबू, इमेस्कुलेशन कहलाता है। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है, कहाँ है, नहीं है, हाँ कहाँ है, हाँ यहाँ है। तो देखिए क्या कहलाता है बाबू, इमेस्कुलेशन। जब F1 पीढ़ी को हम लोग क्या करते हैं, जब F1 पीढ़ी को अप्रभावी समिग्मजी के साथ क्रॉस कराते तो उसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। और जब क्या F1 पीढ़ी को जो है ना जनक पीढ़ी के साथ क्रॉस कराते तो उसको क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी। और जब F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस कराते हैं, जब दोनों एलिल सेम हो जाए और आपस में उसको क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं बाबू, सेल्फिंग क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे बाबू, वो क्या अध्ययन करेंगे, एक टॉपिक होगा जिसका नाम है क्या, जरा नोट कीजिए, एक टॉपिक है जिसका नाम है, जरा ध्यान से देखिए क्या नाम है बाबू, देखिए एक टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति। इसको हिंदी में अगर आप बोलना चाहें तो इसको क्या बोलते हैं, एक जीन की वंशागति, वंशागति। तो दिक्कत, इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसी में एक पॉइंट आएगा जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बाबू, क्या है नाम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बारे में लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और बातें करते हैं। तब तक आप मस्त से पढ़ते रहिए और बेहतर करते रहिए, ठीक है। और वीडियो को उन बच्चों को भेज दीजिए जिन बच्चों का चैप्टर छूट चुका है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और बातें करते हैं।